उजालों को तो अब वनवास ही लेना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट में जिस तरीके से आज अर्नब गोस्वामी की याचिका को खारिज किया गया, यानी कि अर्नब गोस्वामी ने जो बेल प्ली लगाई थी, जमानत याचिका लगाई थी, उसको 2 सदस्यीय खंडपीठ ने खारिज कर दिया और ये कह दिया कि अर्नब गोस्वामी के पास चांस है वो सेशन कोर्ट जाएं और वहां जाकर बेल प्ली लगाएं। सेशन कोर्ट इसका फैसला 4 दिन में दे। सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट 4 दिन तक उस व्यक्ति की सुनवाई करने के नाम पर निकाल देता है और उसके बाद ये कह देता है कि अब आप सेशन कोर्ट में जाइए और वहां जाकर आप 4 दिन में जमानत ले लीजिए। निश्चित तौर पर इसको हम न्याय नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे ये न्याय में देरी है। और न्याय में देरी के लिए एक चीफ जस्टिस ने एक बार कहा था कि न्याय में देरी होना न्याय से मना करना है। अर्नब गोस्वामी के मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट ने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की है, उस पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि इस मामले में सीधे तौर पर हाई कोर्ट को जो गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, जो गैर कानूनी तरीके से केस को दोबारा खोला गया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए था और इस मामले में अंतरिम जमानत दे देने की जरूरत थी। लेकिन पता नहीं क्यों हाई कोर्ट इस फैसले को नहीं ले पाया, जो कि दुखद है। और मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने यहाँ कुछ गलती की है। दूसरी तरफ गौरव भाटिया जो सीनियर वकील भी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, गौरव भाटिया ने एक याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि आप इस मामले में सू मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेते हुए जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके द्वारा जांच कराएं और इस मामले को विशेष तौर पर देखें, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर राज्य सरकार हरकत में है और राज्य सरकार एक नागरिक को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि तमाम केसेस में जिनको कि प्रेसिडेंट कहा जाता है, कानून की भाषा में केस लॉ कहा जाता है, सेटल लॉ कहा जाता है, उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर किसी व्यक्ति के सम्मान को खत्म कर दिया जाए तो उसकी मौत जैसी स्थिति हो जाती है। और यहाँ सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी के सम्मान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बयानात दिए गए थे, जिस तरीके से विधानसभा के सचिव ने अर्नब को धमकी दी थी कि अगर आप विशेष अधिकार आनंद के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरीके की बातें जब राज्य सरकार कर रही है, इससे साफ होता है कि राज्य सरकार की नीयत सही नहीं है। राज्य सरकार एक व्यक्ति से बदला लेना चाहती है जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। गौरव भाटिया ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का बार बार हवाला दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन तीनों ही और इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षक है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले सकता है और राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि अर्नब गोस्वामी को अवैध तरीके से जो गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन हुआ है और कानून का मिसयूज भी हुआ है, उसको रोकने की जरूरत है। नहीं तो इस तरीके की परंपराएं पड़ जाएंगी और देश के तमाम राज्यों में भी इसी तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को या मीडिया वालों को या फिर उन लोगों को जो कि सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। इसी कड़ी में अर्नब गोस्वामी के ही चैनल के प्रदीप भंडारी ने भी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जांच कराए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को जो पहले अलग जेल में रखा गया था, उसके बाद तलोजा जेल भेजा गया और उससे पहले जो व्यवहार उनके साथ हुआ है, उनको झूठ बोल करके वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बहाने जो कोविड सेंटर स्पेशल जेल बनाई गई थी एक स्कूल को, उससे अब उस जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है जहाँ उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये खतरा इसलिए हो सकता है क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बयान दे चुकी है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नवाब मलिक का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था सामने और उससे पहले कांग्रेस एक नेता का आया था जिसमें ये कहा गया था कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना मजबूर कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि ये पागल होकर आत्महत्या कर लेगा। ऐसी स्थिति में अर्नब गोस्वामी की जिंदगी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बात को लेकर सम्यता गोस्वामी जो कि अर्नब गोस्वामी की पत्नी है, उन्होंने भी कहा है कि अगर मेरे पति को कुछ होता है तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि नवाब मलिक ने जो बयान दिया था कि अर्नब गोस्वामी परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा,
जो कि ठीक नहीं है। अर्नब ने भी इसका जवाब दिया था और ये कहा था कि मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, अगर मुझे कभी नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार दोषी होगी या ये लोग मुझे साजिशन मारकर आत्महत्या का नाम देने की कोशिश करेंगे। अब यह देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार पहले से बयान दे रही थी, राज्य सरकार के स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे थे और उसके बाद में वही हुआ जो इन स्टिंग ऑपरेशंस में बोलने वाले लोगों ने कहा था। नवाब मलिक कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, एनसीपी की तरफ से मंत्री है और ये शरद पवार का खासम खास माना जाता है। शरद पवार का ही खासम खास है अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री है। इसका मतलब ये है कि नवाब मलिक ने जो कुछ कहा था वो एनसीपी की साजिश का एक हिस्सा था। एनसीपी की साजिश को ही वो बातचीत में उजागर करने की कोशिश कर रहा था। बातों बातों में उसने ये कह दिया था कि एनसीपी चाहती है अर्नब गोस्वामी को किसी भी हालत में जेल में रखना है और उसको इतना प्रताड़ित करना है कि निश्चित तौर पर वो आत्महत्या कर ले। यह सवाल ये होता है कि अगर देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर जुडिशरी है, उसके बावजूद इस तरीके से तमाम राज खुलने के बाद भी एक व्यक्ति को राज्य सरकार निशाना बनाती है, लेकिन उस पर भी हाई कोर्ट 3 दिन सुनवाई करने के बाद फैसला नहीं देता है और हाई कोर्ट फिर से मामले को बेल की जो प्ली है उसको सेशन कोर्ट को भेज देता है। सेशन कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा, जबकि हाई कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी अर्नब गोस्वामी की तरफ से, चाहे अदब पोंडा हो या फिर हरीश साल्वे हो, इन सभी ने एक ही बात कहने की कोशिश की थी कि जो किसी भी केस को रीओपन करने का जो अधिकार है वो जुडिशरी का होता है, वो जज का होता है, वो मजिस्ट्रेट का होता है। लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री ने इस केस को खोला है, पुलिस को आदेश दिया है और इसकी घोषणा एनसीपी ने पहले ही कर दी थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बाकायदा विधानसभा में भी ये कहा था कि हम अर्नब गोस्वामी को अंदर डालकर रहेंगे, उसको जेल भिजवा कर रहेंगे और उसकी तैयारी हो चुकी है। इस तरीके की खुलेआम चुनौती आप कह सकते हैं, धमकी कोई व्यक्ति दे रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग अर्नब गोस्वामी को डराना चाहते हैं, उसको चुप कराना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से पालघर का मामला उठाता है, अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की जो मशीनरी है उसकी असफलता को दिखाता है, उसकी लापरवाही को दिखाता है, उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा सालियान का मामला हो, यहाँ भी अर्नब गोस्वामी राज्य सरकार की पोल पट्टी खोलता हुआ सच को उजागर करता हुआ नजर आता है और इसी का नतीजा है कि राज्य सरकार अर्नब गोस्वामी को दुश्मन नंबर 1 मान लेती है और उसके खिलाफ उन तमाम केसेस को लगाने की कोशिश की जाती है जिनमें उसे फंसाया जा सके। इसी कड़ी में एक ऐसे केस को 2 साल बाद खुलवा दिया जाता है जिसमें पहले ही पुलिस जांच के बाद कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है। यहाँ मुद्दा यह भी है कि जिन लोगों ने इस केस को दोबारा रिओपन कराया है वो एनसीपी से हैं। एनसीपी के तमाम नेता, अन्वय नायक जिसकी की मौत हुई थी, जिसे आत्महत्या कहा गया और कहा गया कि इसमें एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों के नाम है जिनके ऊपर उसका बकाया बाकी था। लेकिन सवाल ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में पहले ही कह चुका है कि अगर किसी भी मामले में सुसाइड नोट में नाम है लेकिन उस व्यक्ति का कोई डायरेक्ट संबंध उससे स्थापित नहीं हो रहा है, कोई भी लिंक स्थापित नहीं हो रहा है, तो केवल नाम होने से या पैसे की लेनदारियां होने से वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी चूक अर्नब गोस्वामी के वकीलों से भी हुई है, अर्नब गोस्वामी के पक्ष से हुई है और वो ये हुई है कि जैसे ही अनिल देशमुख ने इनके खिलाफ ये कहा था कि वो उन्हें अंदर करेंगे और दोबारा से उस अन्वय नायक की जो आत्महत्या का केस है उसको खोलेंगे, उसी समय इन लोगों को एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर देना चाहिए था और अग्रिम जमानत इन लोगों को आसानी से मिल सकती थी। जो दलीलें अदब पोंडा और हरीश साल्वे ने हेवियस कॉर्पस की प्ली में दी थी, अगर वही दलीलें वो एंटीसिपेटरी बेल में लगाते तो कोई भी कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उनको आसानी से एंटीसिपेटरी बेल दे देता, अग्रिम जमानत दे देता। लेकिन यहाँ ये चूक इन लोगों से हो गई। अर्नब गोस्वामी को ये लगता था कि जो न्याय व्यवस्था है वो उसको आसानी से समझेगी और उसका इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी और उसके साथ के लोग भूल गए कि अगर किसी राज्य की सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो उसको दुरुपयोग कर सके, तो राज्य सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को हवालात में डाल सकती है, किसी भी व्यक्ति को जेल पहुंचा सकती है, किसी के भी खिलाफ जांच शुरू करा सकती है और उसको किसी भी हद तक प्रताड़ित कर सकती है। ऐसा केवल पत्रकार के मामले में नहीं, हमने देखा था कि किस तरीके से गुजरात के मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था। सीबीआई द्वारा उन्हें घंटों तक पूछताछ की गई थी, जबकि वो एक संवैधानिक मुख्य थे, अपने राज्य के एक मुख्यमंत्री थे।
तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने जो उनके खिलाफ किया था, ऐसा ही कुछ करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हाई कोर्ट का जो रोल है, हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस फैसले को सुनाने के बजाय, तमाम तथ्यों के सामने रखे जाने के बजाय बाद में दोबारा से सेशन कोर्ट इस मामले को भेजा है, निश्चित तौर पर उसको लेकर आने वाले समय में सवाल उठेंगे। और यही वजह है, चाहे गौरव भाटिया हो, महेश जेठमलानी हो या दूसरे जो अन्य वकील हैं, जो न्याय की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें विश्वास करते हैं या जो रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, वो लोग इस बात को समझकर हाई कोर्ट के इस पूरे फैसले की समीक्षा की बात करेंगे। क्योंकि इसी फैसले की वजह से आज अर्नब गोस्वामी को जेल में रहना पड़ रहा है। अगर हाई कोर्ट ने हेवियस प्ली को सुनते हुए जो अनुच्छेद और जो मौलिकाधिकारों की बात की गई थी, जिन तमाम केसेस को कोर्ट किया गया था, उनके आधार पर फैसला लिया होता तो शायद अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई होती। लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बेल देने की बजाय ये कह दिया कि सेशन कोर्ट जाइए और सेशन कोर्ट को 4 दिन में फैसला सुनाना है। यानी सेशन कोर्ट के लिए उन्होंने 1 दिन की बात नहीं की, ये कह दिया कि सेशन कोर्ट 4 दिन ले सकता है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस मामले में राज्य सरकार को ढील देने की कोशिश की है, पुलिस को ढील देने की कोशिश की है, और उसका नतीजा अब अर्नब गोस्वामी को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर ये जो एक केस है, ये आने वाले समय में बहुत से लोगों की रुचि का विषय बनेगा और इस पर विशेष रिसर्च की भी जरूरत पड़ेगी। क्या इस तरीके से कोई राज्य सरकार एक व्यक्ति को निशाना बना सकती है और क्या कोई हाई कोर्ट राज्य सरकार को ऐसा करने से नहीं रोक सकता है? निश्चित तौर पर हाई कोर्ट ने जो कहा है ये उनका अधिकार है, लेकिन हम अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कम से कम इस बात पर तो सवाल उठा सकते हैं कि जो दलीलें दी गई थी, क्या वो दलीलें पर्याप्त नहीं थी? क्या जो केस लॉ दिए गए थे, जो प्रेसिडेंट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, क्या उनको माना नहीं जा सकता था? और एक ऐसे केस में जिसमें 306 में पहले ही इंक्वायरी होकर क्लोजर रिपोर्ट लग गई है, उसी केस में कोई भी अगर गृह मंत्री चाहता है, पुलिस कमिश्नर चाहता है या पुलिस अधिकारी चाहता है, तो क्या दोबारा से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है इस तरीके से जो की गई है? निश्चित तौर पर यहाँ जो प्रश्न है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का है और इसको दोबारा से सही तरीके से री एग्जामिन करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।